हेलो फ्रेंड्स, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज मैं फिर से जीएस का सेशन लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रतिदिन हमारा जीके एवं जीएस का सेशन चल रहा है। एक दिन जीएस और एक दिन जीके का सेशन। तो दोस्त, आज फिर से मैं जीएस का सेशन लेकर आया हूं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए। तो आप ध्यान रखिएगा दोस्त, जितना भी दोस्त हैं जितने, वे हमारे साथ जुट जाएं और इस सेशन का एंजॉय करें। ठीक है दोस्त, तो चलते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्त, आज का जो पहला प्रश्न आपका है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो दोस्त, जो सरल सूक्ष्मदर्शी होते हैं उसमें जो लेंस का उपयोग होता है वो कौन सा है दोस्त? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, जैसा कि आप जानते हैं, इसका प्रयोग कहाँ होता है दोस्त? इसका प्रयोग सरल सूक्ष्मदर्शी में होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर आपका है उत्तल लेंस। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। दोस्त, परावर्तन के कितने नियम हैं? तो दोस्त, परावर्तन के जो नियम है वो 2 नियम है। कितने दोस्त? परावर्तन के जो नियम है वो कितने नियम है दोस्त? वह 2 नियम है। साथ ही अपवर्तन जो होते हैं, अपवर्तन के भी 2 नियम है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर आपका हो जाएगा 2। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। एक उत्तल लेंस हमेशा होता है। तो दोस्त, एक जो उत्तल लेंस होता है वो हमेशा किस प्रकार का होता है? तो दोस्त, एक जो उत्तल लेंस होता है वो हमेशा किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। किस प्रकार का होता है दोस्त? उत्तल लेंस जो होता है वो क्या होता है? किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है दोस्त? किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो दोस्त, जो काल्पनिक प्रतिबिंब होते हैं वो हमेशा सीधा होते हैं। कैसे होते हैं दोस्त? काल्पनिक जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है। साथ ही से आप आभासी प्रतिबिंब भी कह सकते हैं, जो जिसमें आभास महसूस होता हो, जो काल्पनिक रूप से हो, वास्तविक रूप से नहीं होता है। जैसा कि दोस्त आप सभी जानते हैं, जो वास्तविक होते हैं उसका चित्र आप पर्दे पर दिखा सकते हैं, परंतु जो काल्पनिक होते हैं, आभासी प्रतिबिंब, उसका चित्र आप पर्दे पर नहीं दिखा सकते हैं। तो इसी कारण से काल्पनिक प्रतिबिंब जो होते हैं वो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। कैसा दोस्त? सीधा। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है दोस्त? सीधा। ठीक है दोस्त, देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो दोस्त, जो प्रतिरोध होते हैं उसका मात्रक होता है ओम। क्या दोस्त? प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम। आप ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त, जो बल होते हैं उसका मात्रक न्यूटन, जैसा कि आप जानते हैं। साथ ही त्वरण का जो मात्रक होता है मीटर सेकेंड स्क्वायर। शक्ति का मात्रक वाट। तो दोस्त, जितने भी मात्रक हैं वो आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसा सवाल अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो जितने भी मात्रक है उन्हें आप याद कर लीजिएगा। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है दोस्त? ओम। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर आपका जाएगा ओम। ठीक है दोस्त, देखते हैं प्रश्न नंबर 6। नेत्र के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? तो दोस्त, जो नेत्र का रंगीन भाग रहता है जिसके द्वारा रंगों को अवशोषण किया जाता है उसे कहते हैं कर्निया। क्या कहते हैं दोस्त? कर्निया। आपके जो नेत्र का जो रंगीन भाग होता है हमारे आंखों का, उसे हम क्या कहते हैं? कोर्निया कहते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा दोस्त, इसका आंसर क्या है? कोर्निया। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। तो प्रश्न नंबर 7 है, सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो दोस्त, जो सौर सेल होते हैं उसके बनाने के लिए जिस धातु का उपयोग करते हैं वो क्या है दोस्त? सिलिकॉन। सिलिकॉन एक अर्धचालक भी होते हैं जिसका प्रयोग हम सौर सेल बनाने के लिए करते हैं। जैसे कुछ अर्धचालक जर्मेनियम, सिलिकॉन इत्यादि, ये सभी अर्धचालक हैं। तो दोस्त, इसका प्रयोग कहाँ होता है? सौर सेल बनाने में। तो सौर सेल बनाने में किस धातु का उपयोग होता है? सिलिकॉन। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या दोस्त? इसका आंसर आपका हो जाएगा सिलिकॉन। ठीक है दोस्त, देखते हैं प्रश्न नंबर 8। तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो दोस्त, जो तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र है ये स्थित है महाराष्ट्र। कहाँ है दोस्त? महाराष्ट्र में तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्त, भारत का जो सबसे पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है वो कहाँ स्थापित किया? तारापुर में, महाराष्ट्र में ही स्थापित किया गया। साथ ही दोस्त, जो कैगा परमाणु संयंत्र जो है, नाभिकीय संयंत्र, ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है कर्नाटक में, जैसा कि आपको मालूम है। साथ ही नरोरा, ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। काकरपाड़ा दोस्त, काकरपाड़ा ये है गुजरात में।
रावत भाटा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ स्थित है दोस्त? ये स्थित है आपका राजस्थान में। कहाँ है दोस्त? राजस्थान में। तो जितने भी भारत के नाभिकीय विद्युत संयंत्र हैं उसके बारे में ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सवाल, इस प्रकार के सवाल अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो तारापुर नाभिकीय जो विद्युत संयंत्र है वो किस राज्य में स्थित है दोस्त? तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। कहाँ दोस्त? महाराष्ट्र में स्थित है तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है दोस्त? महाराष्ट्र। ठीक है दोस्त, देखते हैं प्रश्न नंबर 9। कोयला किस प्रकार का ईंधन है? तो दोस्त कोयला जो होते हैं ये जीवाश्म ईंधन है। किस प्रकार का ईंधन है दोस्त? जीवाश्म ईंधन, क्योंकि ये जीवों के जो अवशेष होते हैं उससे प्राप्त होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कोयला को अनवीकरणीय संसाधन भी कहा जाता है। आप बात आई अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? तो दोस्त आप सभी जानते होंगे कि वैसा संसाधन जिसे हम प्राप्त करने में हमें साल करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, जिसे एक बार समाप्त हो जाने पर पुनः समायोजित करने के लिए काफ़ी दिन लग जाते हैं। अगर धरती पर से एक बार समाप्त हो जाइए तो शायद इसको प्राप्त करना बहुत कठिन होता है। जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि सभी नावीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं। और अनवीकरणीय जिसे आप बार बार प्राप्त कर सकते हैं, जिसे प्राप्त करने में काफ़ी आसानी हो, उसे ही नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे दोस्त सौर सेल, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा इत्यादि, ये सभी नवीकरणीय संसाधन है। और अनवीकरणीय किससे हुआ? कौन सा हुआ दोस्त? जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, डीजल, तो ये सभी अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा जीवाश्म ईंधन। ठीक है दोस्त, देखते हैं प्रश्न नंबर 10। वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है या ज्ञात करता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्त उसे कहते हैं गैल्वेनोमीटर। जैसा कि दोस्त हमारे जो घरों में परिपथ होते हैं उसमें जो विद्युत धारा की मापन की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है दोस्त? वो की जाती है गैल्वेनोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा दोस्त? गैल्वेनोमीटर के द्वारा। परंतु आपसे पूछे कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो वो होते हैं एम्पियर। क्या दोस्त? वो होते हैं एम्पियर। ठीक है दोस्त, तो आप ध्यान रखिएगा, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। लेकिन बात की जाए परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति अगर मापना है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गैल्वेनोमीटर। मतलब गैल्वेनोमीटर के द्वारा आप परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति माप सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? गैल्वेनोमीटर। ठीक है दोस्त, देखते हैं प्रश्न नंबर 11। धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? दोस्त जो धातुएं होते हैं जब वे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वो उत्पन्न जो गैस करती है उसे कहते हैं, वो कौन सा है दोस्त? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस धातुओं के साथ अभिक्रिया करने के बाद उत्पन्न होती है। जैसा कि आप जानते हैं जितने भी अम्ल होते हैं सभी में हाइड्रोजन जो होते हैं काफ़ी आवश्यक होता है। हाइड्रोजन जो गैस है वो काफ़ी आवश्यक होता है जितने भी अम्ल हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, धातुओं के साथ जब जल की अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। साथ ही दोस्त हाइड्रोजन के बारे में जान लेते हैं। हाइड्रोजन को हम आवारा गैस भी कहते हैं। इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्त हाइड्रोजन ब्रह्मांड में काफ़ी मात्रा में उपस्थित है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे जो हमारा सूर्य है वो मुख्य रूप से दो तत्वों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और हीलियम। किसके द्वारा दोस्त? हाइड्रोजन और हीलियम के ही द्वारा हमारा सूर्य जो है वो बना हुआ है। तो आप ध्यान रखिएगा। तो इसी कारण से इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, आवारा तत्व भी कहा जाता है, और जितने भी अम्ल हैं उसके लिए हाइड्रोजन गैस अति आवश्यक होता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्त, इसका आंसर क्या है? हाइड्रोजन। ठीक है दोस्त, देखते हैं प्रश्न नंबर 12। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो दोस्त श्वसन जो होती है ये उपचयन अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया दोस्त? उपचयन, जैसा कि आप जानते हैं। साथ ही दोस्त इसे आप उष्मा शोषी भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्त सांस को क्या करते हैं? हम ग्रहण करते हैं। ठीक है, जो वातावरण में ऑक्सीजन होते हैं उसे हम ग्रहण करते हैं, इसी कारण से इसे उष्मा शोषी भी कहते हैं और उपचयन अभिक्रिया भी कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्त? ये उपचयन अभिक्रिया है। तो आप
ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या है दोस्त? उपचयन। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 13। इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? तो दोस्त जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके हस्तांतरण से बने जो यौगिक होते हैं उसे कहते हैं विद्युत संयोजी। क्या कहते हैं दोस्त? विद्युत संयोजी कहते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो हस्तांतरण होते हैं एक माध्यम से दूसरे माध्यम, या बोल सकते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह अगर रिप्लेस हो जाए तो उसे हम विद्युत संयोजी कहते हैं। तो इसी कारण से इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने जो यौगिक होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत संयोजी। तो आप ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या है दोस्त? विद्युत संयोजी। ठीक है दोस्त, देखते हैं प्रश्न नंबर 14। सिल्वर क्लोराइड, जो सिल्वर क्लोराइड होते हैं उसका रंग कैसा होता है? तो दोस्त आप सभी जानते हैं कि जो सिल्वर का रंग होता है वो कैसा होता है? सफ़ेद होता है, काफ़ी चमकीला होता है। तो इसी कारण से दोस्त सिल्वर जो क्लोराइड होता है उसका रंग कैसा होता है? श्वेत। किस प्रकार का दोस्त? श्वेत होता है, वाइट होता है। जो इसका कलर होता है क्या होता है दोस्त? इसका कलर होता है वाइट, श्वेत। तो आप ध्यान रखिएगा, सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो कैसा होता है दोस्त? इसका सूत्र क्या होता है? AgCl। तो आप ध्यान रखिएगा इसका सूत्र के भी बारे में। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर आपको हो जाएगा श्वेत। ठीक है दोस्त, देखते हैं प्रश्न नंबर 15। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो दोस्त जो साग सब्जी होते हैं उससे जो विघटित होकर कंपोस्ट बनता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो दोस्त ये है ऊष्माक्षेपी। किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्त? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जो साग सब्जी होते हैं जो विघटित होते हैं उसके द्वारा कंपोस्ट जो बनता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्त? ये होते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर आपको जाएगा ऊष्माक्षेपी। ठीक है दोस्त, देखते हैं प्रश्न नंबर 16। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? तो दोस्त जैसा कि अभी हम बताए थे, जैसे शोषण करना है ना, मतलब क्या चीज़, किसी चीज़ को आप लेना। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में जो ऑक्सीजन का योग होता है, मतलब ऑक्सीजन का जो ग्रहण होता है या ऑक्सीजन को आप ऐड करते हैं उसे क्या बोलते हैं? उपचयन। उपचयन का सीधा अर्थ होता है किसी चीज़ को अपने साथ जोड़ना। और इसी तरह अपचयन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को हटाना। तो वही रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग जो होता है उसे क्या कहते हैं दोस्त? उसे कहते हैं उपचयन। क्या कहते हैं दोस्त? उपचयन। तो आप ध्यान रखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में यदि ऑक्सीजन ऐड हो या उसका जुड़ा हो तो उसे हम कहेंगे उपचयन। तो आप ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या दोस्त? उपचयन। ठीक है दोस्त, देखते हैं प्रश्न नंबर 17। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्त जो उदासीन विलयन होते हैं उसका पीएच मान कितना होता है दोस्त? उसका होता है 7। जैसा कि आप सभी जानते हैं। जैसे जल क्या है? उदासीन विलयन है, जिसका पीएच मान कितना होता है? 7, जैसा कि आप सभी जानते हैं। साथ ही दोस्त जो अम्ल होते हैं उसका पीएच जो मान होता है वो कितना होता है? हमेशा 7 से कम होता है। कितना होता है दोस्त? हमेशा जो होता है वो 7 से कम होता है। जो अम्ल होते हैं ये क्या होता है? 7 से कम। क्या होता है दोस्त? जो अम्ल होते हैं उसका पीएच मान कितना होता है? हमेशा 7 से कम होता है। ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त जो क्षारीय होते हैं, उसका पीएच मान हमेशा 7 से अधिक होता है। क्या होता है दोस्त? 7 से अधिक होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, जो अम्ल होते हैं उसका पीएच मान 7 से कम और जो क्षारीय होते हैं उसका पीएच मान अधिक होता है। तो आप ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 7। और उदासीन जो विलयन होते हैं जैसे कि जल, इसका पीएच मान 7 होता है। तो आप ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या है दोस्त? 7। ठीक है दोस्त, देखते हैं प्रश्न नंबर 18। एसिटिक अम्ल, एसिटिक जो अम्ल होता है इसका आयुपेक नाम क्या होता है? दोस्त जो एसिटिक अम्ल होता है इसका जो आयुपेक नाम होता है वो क्या होता है दोस्त? वो होते हैं एथेनोइक अम्ल। जैसा कि आप जानते हैं IUPAC जो इसका नाम होता है वो क्या आता है दोस्त? एथेनोइक अम्ल। बात की जाए दोस्त एसिटिक अम्ल तो ये किस में पाया जाता है दोस्त? जैसा कि आप जानते हैं सिरका, जो सिरका होते हैं उसमें क्या होता है?
एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, एसिटिक अम्ल का IUPAC जो नाम होता है वो क्या होता है दोस्त, एथेनोइक अम्ल। और एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है दोस्त, तो ये पाया जाता है सिरका में। सिरका में तो सिरका का सूत्र क्या होता है दोस्त, CH3COOH। ये जो होते हैं ये एसिटिक जो अम्ल होते हैं इसका सूत्र होता है CH3COOH। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है दोस्त, एथेनोइक अम्ल। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 19। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल रहता है। दोस्त जो चींटी होते हैं उसके जो डंक में रहता है कौन सा अम्ल रहता है दोस्त, वो होते हैं मेथोनोइक अम्ल। क्या होता है दोस्त, मेथोनोइक अम्ल जो होते हैं चींटी, जब देखते हैं कि जब चींटी काटता है तो हमें काफ़ी दर्द महसूस होता है, हमें चुभन सी महसूस होती है। तो ये किसके कारण होती है, तो दोस्त उसके जो डंक रहते हैं उसमें होता है अम्ल। इसी कारण से चींटी को काटने पर हमें चुभन होती है। तो जो उसमें अम्ल रहता है वो कौन सा है दोस्त, मेथोनोइक अम्ल। कौन सा, मेथेनोइक अम्ल। यहाँ पर मेथेनोइक होना चाहिए दोस्त, मेथोनोलिक नहीं होगा, मेथेनोइक। मेथेनोइक अम्ल जो चींटी के डंक होते हैं उसमें कौन सा अम्ल रहता है दोस्त, मेथेनोइक अम्ल। तो आप ध्यान रखिएगा, जैसे हम पिछले सवाल में बताए थे कि जो सिरका रहता है उसमें कौन सा अम्ल रहता है, एसिटिक अम्ल। बात की जाए जो टमाटर रहते हैं जैसा कि आप सभी लाइकोपीन होता है। तो इससे दोस्त ध्यान रखिएगा, जितने भी चींटी जो चुभन सी होती है उसमें मेथेनोइक अम्ल होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है दोस्त, मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या है दोस्त, मेथेनोइक अम्ल। ठीक है दोस्त, देखते हैं प्रश्न नंबर 20। उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। दोस्त तो उच्च विद्युत धनात्मक के कारण जो धातु के परमाणु बनाते हैं वो हमेशा धनायन बनाते हैं। वो हमेशा कैसा बनाते हैं दोस्त, धनायन बनाते हैं। आप समझ सकते हैं धनात्मक का मतलब ऐड करना किसी को, धनायन बनाना। और जैसा कि आप जानते हैं ऋणात्मक मतलब घटाना या ऋणात्मक कह सकते हैं। तो उच्च विद्युत धनात्मक के कारण जो धातु के परमाणु बनाते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, धनायन। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, धनायन। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 21। कुटपाद किसमें पाया जाता है। तो दोस्त जो कुटपाद होते हैं जो पाए जाते हैं वो क्या है दोस्त, अमीबा। अमीबा में कुटपाद पाया जाता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो कुटपाद किसमें पाया जाता है दोस्त, अमीबा में। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है, अमीबा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 22। क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है। तो दोस्त क्लोरो जो फिल होते हैं उसमें कौन सा धातु पाया जाता है, मैग्नीशियम, जैसा कि आप सभी जानते हैं। साथ ही दोस्त क्लोरोफिल के बारे में आप सभी जानते हो कि हमारा जो पेड़ का जो पत्ता हरा रहता है वो किस कारण से रहता है, क्लोरोफिल के कारण। जैसा कि आप सभी जानते होंगे क्लोरोफिल एक वर्णक होता है, पिगमेंट जिसे कहते हैं, वो होते हैं, उसके कारण पेड़ों का पौधा हरा होता है। तो क्लोरोफिल में जो धातु पाई जाती है वो कौन सा है दोस्त, मैग्नीशियम। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है दोस्त, मैग्नीशियम। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 23। रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्त जो रक्त होते हैं उसमें अगर आयरन की कमी हो जाए, हमारे जो शरीर होते हैं अगर आयरन की कमी हो जाती है तो उसमें एनीमिया रोग जो होते हैं रक्त में आयरन की कमी से ही होता है। और खास करके दोस्त एनीमिया जो रोग होती है ये खास करके अधिक से अधिक महिलाओं में ज़्यादा होती है। महिलाएं जो होती है उसमें एनीमिया रोग का प्रभाव बहुत अधिक देखने को मिलता है। तो आप ध्यान रखिएगा, रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्त, एनीमिया। तो आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि तांबा के कमी से, तांबा के अधिक होने से विल्सन रोग हो जाता है शरीर में, उसी तरह लोहे के कमी हो जाने से एनीमिया रोग होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है दोस्त, एनीमिया। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 24। ऑक्सीजन क्या, ऑक्सीन, माफ कीजिएगा दोस्त, ऑक्सीन लिखा है। ऑक्सीन क्या है, तो दोस्त ऑक्सीन जो है एक हार्मोन है। ऑक्सीन क्या है दोस्त, एक हार्मोन है जो पौधे के वृद्धि में भी काम आते हैं। जो पौधे में वृद्धि होती है उसके तनाव में वो किसके माध्यम से होती है, तो ऑक्सीन के ही कारण। और दोस्त मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले
साल जो 2018 में जो ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये प्रश्न 2-3 बार बन चुका है। जैसा कि दोस्त उसमें पूछा गया था कि जो पेड़ का जो पौधा होता है वो सूर्य की तरफ जो आकर्षित होता है, ये झुक जाती है सूर्य के प्रकाश की तरफ, ये किस हार्मोन के कारण होता है? तो दोस्त ये होता है ऑक्सिन हार्मोन के ही कारण। तो आप ध्यान रखिएगा, ये सवाल पहले आ चुका है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें जितने भी सवाल है वो तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे सवाल हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो हर बार रिपीट होते रहते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा। तो ऑक्सिन क्या है दोस्त? एक हार्मोन है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है दोस्त? एक हार्मोन। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 25। वृक्क मनुष्य में किस प्रकार का अंग है? तो दोस्त जो वृक्क होते हैं वो मनुष्य में जो काम करता है एक तरह से उत्सर्जी अंग है। वृक्क मनुष्य में किस प्रकार का अंग है दोस्त? तो उत्सर्जन करने वाला अंग है। ये क्या करती है दोस्त? उत्सर्जी करते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त जो इसका इकाई होता है वो क्या होते हैं? नेफ्रॉन। जो वृक्क का जो इकाई होते हैं वो क्या होते हैं? नेफ्रॉन। आप ध्यान रखिएगा। तो वृक्क मनुष्य में किस प्रकार का अंग है? तो ये एक उत्सर्जी अंग है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या दोस्त? उत्सर्जी। ओके दोस्त, मुझे उम्मीद है दोस्त कि आप लोगों को ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा, आ रहा होगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 26। शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी कौन सी है? तो दोस्त जो शरीर में सबसे छोटी जो रक्तवाहिनी होते हैं वो होता है वैना केव। वैना केव जो हमारे शरीर है उसमें सबसे छोटी रक्तवाहिनी होते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है दोस्त? वैना केव। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 27। पौधे में रसारोहण किसके माध्यम से होता है? तो दोस्त पौधे में जो रसारोहण जो होता है वो होते हैं फ्लोएम के माध्यम। जैसा कि आप सभी जानते हैं पौधे में 2 प्रकार के क्रियाएं होते हैं, फ्लोएम और जाइलम। तो दोस्त ये दोनों उत्तक हैं, ध्यान रखिएगा। तो फ्लोएम दोस्त क्या करता है? तो फ्लोएम दोस्त जो हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें भोजन बनाने का काम, जो भोजन बनाने का जो काम करता है वो कौन करता है? फ्लोएम। अब बात की जाए जाइलम, तो जाइलम क्या करता है दोस्त? जाइलम जो पेड़ पौधे में होते हैं वो पानी को, जो पौधे के तने होते हैं पूरे तने में पानी को पहुंचाना जिसका काम होता है, जिसके माध्यम से होता है वो होते हैं जाइलम। तो जाइलम के द्वारा क्या होता है? पानी को पहुंचाया जाता है। जबकि अगर भोजन की बात की जाए, खाद्य पदार्थ की बात की जाए तो वो होते हैं फ्लोएम के द्वारा। तो अब ध्यान रखिएगा, पौधे में रसारोहण किसके माध्यम से होता है? तो फ्लोएम। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? फ्लोएम। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 28। सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम पौधा कौन सा है? तो दोस्त जो सूर्य के प्रकाश होते हैं उसको रासायनिक ऊर्जा में जो बदला जाता है तो उसमें जो सक्षम पौधा होता है अधिक से अधिक जो जिसका उपयोग होता है वो होता है गन्ना। गन्ना क्या करता है दोस्त? सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में काफ़ी सक्षम होते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है दोस्त? गन्ना। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 29। वसा का पाचन किस हार्मोन के द्वारा होता है? तो दोस्त जो वसा होता है उसका जो पाचन होता है किस हार्मोन के द्वारा होता है? लाइपेज। लाइपेज के द्वारा वसा का पाचन होता है। जैसा कि दोस्त आप सभी जानते हैं प्रोटीन को जो तोड़ता है वो कौन सा हार्मोन तोड़ता है? ट्रिप्सिन। तो अब ध्यान रखिएगा, वसा का पाचन हार्मोन के द्वारा होता है। साथ ही साथ हमारे जो लार होते हैं उसमें कौन सा हार्मोन पाया जाता है? टाइलिन, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। तो दोस्त इसका आंसर क्या है? लाइपेज। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का प्रश्न नंबर 30 और आज का अंतिम प्रश्न। तिलचट्टा का श्वसन अंग कौन सा है? तो दोस्त जो तिलचट्टा होते हैं उसका जो श्वसन अंग होता है जिसके माध्यम से वो सांस लेते हैं उसे हम ट्रेकिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? ट्रेकिया। जैसे कि मनुष्य किसके द्वारा सांस लेता है? तो फेफड़ा के द्वारा। जैसा कि आप सभी जानते हैं मछली में जो श्वास का जो लेवल होता है जिसके माध्यम से वो लेता है वो होते हैं गिल्स। उसी प्रकार से जो बिच्छू होते हैं उसमें होते हैं बुकलांगस बोला जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, जो तिलचट्टा होते हैं उसमें श्वसन अंग कौन सा होता है? ट्रेकिया। ठीक है दोस्त, और दोस्त मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। ऐसा कि जितने भी प्रश्न थे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट थे और इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो सब पिछले एग्जामों में पूछा गया है। तो आप ध्यान रखिएगा,
ठीक है दोस्त।